ठीक है। तो डाइसेक्राइड में अपना ये रह गया माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड यानी जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर माल्टोज को देखोगे तो माल्टोज जो है हमें कैसे मिलती है, यहाँ पे इसने बताया है कि जब स्टार्च का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये है स्टार्च का फार्मूला। ठीक है, C6H10O5N, क्योंकि स्टार्च के अंदर हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये एक है पॉलीमर है। ठीक है, जब इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस नहीं, इसका हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइएस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अपने को क्या मिलती है यहाँ पे? माल्टोज मिलेगी, C6H12O6। तो इसके मॉलिक्यूल मिलेंगे जो क्या होंगे? माल्टोज। ठीक है, तो अगर आप डाइसेक्राइड में माल्टोज को देखो तो माल्टोज के अंदर क्या है, ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होगी। किससे मिलके बना ये? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। और अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट मिलेगी। और दोनों की दोनों जो यूनिट होगी वो क्या होगी? C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होती है। ठीक है, कल आपने ग्लूकोज का नहीं, परसों पढ़ा था ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं। तो अल्फा में OH क्या होगा? नीचे। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा डी। ठीक है, 2OH, ये है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। इसी तरह की दूसरी अपने को अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे इनको सभी को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मेनली यही होते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि क्या होगी, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह। ठीक है, हमने ये देखा है कि इसमें क्या होगी, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। हमें पता है ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है? जब दो ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो जो उनके बीच में जो लिंकेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हमें पता है C1 और C4 जो कार्बन है उनके हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। साथ में यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? इसकी ऑक्साइड लिंकेज, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, तो ये अपने को किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है? ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट क्या होगी? आपस में लिंक्ड होगी। किससे? C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। इसके अंदर एक चीज़ और आपने नोट करनी है। आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या है, जो इसका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, वो कहीं बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कौन से ग्लूकोज का? फर्स्ट ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल आपको दिया है ना, इसका ये फर्स्ट कार्बन जो है ये फ्री है, किसी से लिंक नहीं है। इसका मतलब इस ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या होगा? फ्री होगा। फ्री है, तो इसका मतलब ये फ्री होने के कारण ये क्या करेगा, जो टॉलरेंस रीजेंट है और जो फेलिंग सॉल्यूशन है उनको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए जो माल्टोज होती है वो क्या होती है? एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये था माल्टोज के बारे में। तो ये अपने सारे डाइसेक्राइड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कर लोगे? तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? पॉलीसेक्राइड के बारे में। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड में देखो क्या दिया है अपने को। देखो पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें क्या हो? लार्ज नंबर हो। पॉली का, ठीक है, लार्ज नंबर हो। पॉली का मतलब ये होता है। और सेक्राइड का मतलब सेक्राइड। ठीक है,
तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एक पॉलीमर होता है जिसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्या होगी, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स जो यूनिट्स होती है, ठीक है, वो क्या होगी, लिंक्ड थ्रू, किसके थ्रू लिंक्ड होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होगी। समझ में आया? ठीक है, तो देखो पॉलीसेकेराइड के अंदर जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो सबसे पहले अपने को दिया है क्या, स्टार्च दे रखा है। ठीक है, कौन सा दिया है, स्टार्च। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या है, सेल्यूलोज दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सेल्यूलोज। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। ठीक है, तो अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये क्या होता है, जितने भी जो प्लांट है, ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ये मेन स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। पता है कि प्लांट के अंदर मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, अगर आप स्टार्च को देखोगे तो स्टार्च जो होता है ना, ये क्या है, 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कितने कंपोनेंट से, 2 कंपोनेंट से। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक तो होता है इसमें क्या, एमाइलोज होता है। ठीक है, और जो दूसरा अपने को दिया है वो है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एमाइलोज के बारे में। तो अपने को एमाइलोज दिए हैं, इसको अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो स्टार्च का क्या है, 15 से 20% यानी 15 से 20% जो पार्ट है किसका, स्टार्च का, ठीक है, वो कौन बनाएगा, एमाइलोज बनाता है। समझ में आई बात? तो जितनी भी जो स्टार्च होगी उसका 15 से 20% पार्ट किसका मिलके बना होगा, एमाइलोज का। अगर आप एमाइलोज को देखो तो ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल होता है। दूसरा इसने बताया कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होगी। क्या होगी, ठीक है, जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का ये एक पॉलीमर है जिसमें क्या है, जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो क्या, किस तरह लिंक्ड होगी, लिंक्ड थ्रू C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो क्या है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक होगी। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बातें सारी की सारी है ना आपको डिफरेंस में काम आने वाली है। ठीक है, और कोई भी जो एमाइलोज मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर क्या है, 200 से लेके 1000 तक जो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होगी। किसकी यूनिट्स होगी, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आप अब एमाइलोज का स्ट्रक्चर देखो तो उस स्ट्रक्चर में देखो, आपने जैसे अभी माल्टोज का स्ट्रक्चर स्टडी किया था ना, सेम उसी तरह क्या होगा, एमाइलोज का स्ट्रक्चर होगा। देखो किस तरह होगा, हमें पता है इसमें सारी की सारी क्या होगी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होगी। तो हमने ये बनाई है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। तो हमें पता है अल्फा में बस OH नीचे होगा। ठीक है, तो हम ओनली फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप शो करेंगे आगे। ठीक है, ये सारी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। इसी तरह की दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगी। ठीक है, तो उसमें भी यही सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है अपने को। समझ में आया ये? ठीक है, इसी तरह तीसरी होगी, मतलब 2 से ज़्यादा जब जुड़ रहे हैं तो हमें पता है कि क्या मिल रहे हैं, पॉलीसेकेराइड मिल रहे हैं ना। वैसे ओलिगोसेकेराइड होते हैं 10 तक, बट इसमें तो हमने देखा 200 से 1000 तक क्या होगी
ये जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट है ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 ही मॉलिक्यूल लिए हैं, किसके? अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट के। समझ में आया इतना? तो हमें पता है इनके बीच में लिंकेज कैसी होती है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इनमें क्या होगी, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। तो ये n मॉलिक्यूल है, हम सारे मॉलिक्यूल नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, फर्स्ट कार्बन को फोर्थ कार्बन के साथ लिंक करना है। समझ में आया? तो इस तरह आप क्या करोगे, इनके बीच में क्या शो करोगे, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शो करोगे। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इसका अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो यहाँ से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे ना दोनों केसेस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगी, ऑक्साइड लिंकेज मिलेगी। किस तरह? आप इसका अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें इस तरह आपको शो करना है कि ये क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं ये आपस में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड है। समझ में आया? तो इसके बाद में आपने ऐसे शो कर देना इसको कि अभी इसका एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी ये N जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, जो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड है। समझ में आया? तो ये बीच में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दी हुई है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एमाइलोज का। ठीक है, और आप देख रहे हो सारे के सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या, एक स्ट्रेट चेन के अंदर है। तभी तो हमने इसको क्या बोला था, एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल बोला था। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी? तो बस ये ध्यान रखना, 15 से 20% पार्ट वाटर सोल्यूबल होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होगी जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, और 200 से 1000 तक अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किसका, एमाइलोपेक्टिन के बारे में। इसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो अगर हम एमाइलोपेक्टिन को देखें तो सेकंड वाला अपने को दिए एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो स्टार्च होती है उसका 80 से 85% पार्ट बनाएगा, इसका स्टार्च का। ठीक है, सारी बातें उसकी अपोजिट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा, वाटर इनसोल्यूबल। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट में इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। अगर इसमें देखें तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी होती है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, और ये जो यूनिट्स है ये 2 टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें होगी, 2 टाइप्स की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी, तो ये कह रहा है कि जो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो इसको क्या बनाएगी, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल बनाएगी, क्योंकि जो आपने एमाइलेज के अंदर देखा था, एमाइलोज में देखा ना कि C1C4 से तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल मिलेगा। और इसमें क्या होगी, एक C1C6 जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उसके कारण इसमें क्या आ जाएगी, ब्रांचिंग आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, ये भी क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल होगा, मतलब एमाइलो से ज़्यादा इसके अंदर ग्लाइकोसाइड ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया ये? तो अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो हम इसी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट चेन तो हमें दे रखी है ना इसकी। ठीक है, अगर आप इसमें ब्रांचिंग देखना चाहते हो तो जो दूसरी ग्लूकोज की जो चेन होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इसके साथ ब्रांचिंग करेगी। ठीक है, तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट हमने दूसरी बनाई। ठीक है, समझ में आई?
तो ये 5th कार्बन है जिसके ऊपर क्या होगा CH2OH ग्रुप होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है HOH, यहाँ पे HOH। ठीक है, इधर आप सेकंड बना सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरह का। तो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो हमें पता है ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, इनके बीच में ग्लाइकोसाइड की लिंकेज हो गई ना, हो गई। तो ये तो एक स्ट्रेट चेन को फॉलो करेगा। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो आप देख रहे हो C1 C4 तो इसको स्ट्रेट चेन में लेके जाएगी, बट इसका जो 6th कार्बन है दूसरी ग्लूकोज का, जो अपने को कोई फर्स्ट कार्बन दिया होगा, मान लो कि वो ऊपर वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच नहीं है, ये मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसने कहीं भी अपनी लिंकेज नहीं बनाई, तो इसका OH ग्रुप फ्री है ना फर्स्ट कार्बन का। तो ये फर्स्ट कार्बन क्या करेगा, इसी 6th कार्बन के साथ क्या करेगा, गलत लिंकेज बनाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या मिलेगा अपने को, ब्रांच्ड मिलेगा। यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगी, ब्रांचिंग मिल जाएगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, ये दे रखा है, ये देखो ये क्या जा रहा है, स्टेट चेंज आ रहा है, और इसके कारण इसमें क्या क्रिएट हो गई है, ब्रांचिंग क्रिएट हो गई। अब इसका अगर आप रियल स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाए, इसका एमाइलोपेक्टिन का, तो आप किस तरह ड्रॉ करोगे, ये समझ में आ गया ना कि एमाइलोपेक्टिन 80 से 85% पार्ट बनाएगी, वाटर इनसोल्यूबल होगी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगी, जिसमें दो तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने के कारण ये क्या होगा, हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब देखो इसका जब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर आपको शो करनी आ जाए, मतलब ये तो हमने एमाइलोपेक्टिन की फॉर्मेशन दिखाई है कि किस तरह हुई है, तो आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ सीधे। ठीक है, जो कार्बन है उनको शो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इसको शो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सिंपल जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे एमाइलोपेक्टिन का, वो इस तरह बनाओगे। ये तो हमें पता है सीधी स्ट्रेट चेन मिल रही है ना, समझ में आई? ये एमाइलो स्ट्रक्चर है, बट अगर एमाइलोपेक्टिन की बात करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ब्रांचिंग मिलेगी। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो C1 और C6, इस तरह आपने क्या करना है, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अरेंज करना है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एमाइलोपेक्टिन का, जिसके अंदर क्या जुड़ रहे हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके आओगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो इस तरह आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। कर लोगे? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये हो गया किसका, स्टार्च के बारे में। कोई डाउट है स्टार्च का? ठीक है, इसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है पॉलीसेकेराइड, वो कौन सा दिया है, सेलुलोज दे रखा है। ये अभी हमने जो स्ट्रक्चर किया था ना एमाइलोपेक्टिन का, सेम वही स्ट्रक्चर किसका होता है, ग्लाइकोजन का होता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर अभी हमने किया था ना, मैं उस टाइम बताना भूल गया। सेम एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर किसका होता है, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन की कंपेयर में हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने को दिया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है भाई, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल की सेल वॉल बनाता है ना, ये सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में, पता है क्या, हिंदी में पढ़ा होगा कोशिका भित्ति।
जो सेल वॉल होती है ना वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप देखो सेलुलोज की, तो ये भी क्या एक है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जिसमें क्या होगी, हमें पता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है, ठीक है, वो क्या होगी, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होगी। समझ में आया? C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होगी। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक स्टेट चेन मॉलिक्यूल है। क्या ये एक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके अंदर अगर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है सेल्यूलोज का। ठीक है, तो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हमें बीटा डी ग्लूकोज बनानी है। तो आपको पता है कि बीटा में बस कुछ नहीं करना, आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, कौन से पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो है। समझ में आई बात इतनी? ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, बीटा डी ग्लूकोज का। ये दूसरी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़ेगी, किसके थ्रू, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन से ये किस तरह जुड़ेगी, देखो यहाँ पे मैं इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें पता है कि C1 है, ये C2, 3 और ये 4। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह और आप ड्रॉ कर सकते हो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। कितने भी आप इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिमिटेड ही लिखे हैं, मतलब आप यहाँ n कर सकते हो, मतलब इसके बाद और भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और ये फोर्थ जो अपने को दिया हुआ। तो ये फोर्थ कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। ठीक है, इस तरह स्टेयर्स सीढ़ियों की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आपको किस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा। देखो सीढ़ियों की तरह ऊपर की तरफ ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यानी n मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये कार्बन शो करना ज़रूरी होता है, बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाकी ना ग्रुप्स को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज का हो गया। क्लियर हो गया? तो बस ये ध्यान रखना है, स्टेट चेन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मोनोसेक्राइड होगी वो कौन सी होगी, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। क्लियर है? तो उसके बाद जो अपने को नेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोजन में क्या दिया है, ठीक है, कई क्वेश्चन आते हैं ग्लाइकोजन से रिलेटेड, उनको हम देखेंगे। ग्लाइकोजन को दूसरा नाम क्या है, एनिमल स्टार्च। क्या होती है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या एक हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से प्रेजेंट होती है। इसका हालांकि स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, यानी ये एमाइलोपेक्टिन की कंपेयर में हाईली ब्रांच्ड होता है वैसे। ठीक है, जितनी इसकी ब्रांचिंग है उसकी कंपेयर में इसमें ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर इसकी स्टोरेज होगी। ठीक है,
जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, इसी ग्लाइकोजन का क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर डिसोसिएशन हो जाता है। तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर तो आपने सेम किसका रखना है, एमाइलोपेक्टिन का रखना है। क्लियर है, ये हो जाएंगे पॉलीसेकेराइड। तो ये अपने यहाँ पे पॉलीसेकेराइड तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्या, प्रोटीन। ठीक है, किसको स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक भी है, शायद आज कंप्लीट ना हो तो आधा तो होगा। ठीक है, तो देखो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है ना ये प्रोटियोज से बना है। एक वर्ड है ग्रीक प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी जिसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यानी उनको हमने क्या बोला यहाँ पे, प्रोटीन्स बोला। ठीक है, तो प्रोटीन की अगर आप बात करो तो प्रोटीन का जब क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया गया तो इसमें देखा कि जब प्रोटीन का पहले आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, इसका हमने किया हाइड्रोलाइसिस, तो इससे मिली क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या मिली, पॉलीपेप्टाइड मिला। ठीक है, फिर उसका और हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे, अल्फा एमिनो एसिड मिले। ठीक है, जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो लास्ट जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स होता है ये क्या, एक पॉलीमर है। किसका, कौन सा पॉलीमर है ये, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, वैसे अभी हम पढ़ेंगे कि जी ये क्या है, एक पॉलीमर है किसका, अल्फा एमिनो एसिड्स का। ठीक है, यानी जब एमिनो एसिड के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में क्या है, कंडेंस होंगे। ठीक है, तो जो अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि उल्टा चलेगा ना, एमिनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड से क्या मिलेगी अपने को, प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जो अपने को ये मोनोमर यानी जो यूनिट दे रखी है जिससे प्रोटीन बनती है, तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, एमिनो एसिड दिए। अगर आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एमिनो एसिड में एक तो होता है कार्बोक्सी ग्रुप और एक होता है एमाइन NH2 ग्रुप। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे इसने बताया कि एमिनो एसिड का आगे क्लासिफिकेशन भी किया गया है। ठीक है, कि ये कार्बोक्सी ग्रुप है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है अगर वहाँ पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। समझ में आया। अगर इससे नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा है तो वो बीटा कार्बन होगा। ठीक है, जैसे ये आपको दिया होता और यहाँ पे क्या जुड़ा है, एमिनो ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे नहीं जुड़ा एमिनो ग्रुप। समझ में आई बात। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो ये क्या हो गया, बीटा एमिनो एसिड। इसी तरह गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड। समझ में आई बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि जो एमिनो एसिड है इसके अपने को टाइप्स दिए हैं। कितने टाइप्स दिए, 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है ये, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो उन 3 टाइप्स के अंदर इसने सबसे पहले हमें जो नंबर ऑफ एमिनो और कार्बोक्सी ग्रुप है उनकी प्रेजेंस के बेस पे अपने को बताया है कि किसी में तो एमिनो और कार्बोक्सी ग्रुप दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इक्वल नंबर में। किसी में एमिनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो किसी में कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को दिए है। एक तो होते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। कौन से, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो कौन से होंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता।
ठीक है, बस ये पता होना चाहिए आपको ये कौन कौन से होते हैं। तीसरा जो होगा इसी तरह बेसिक होगा, समझ में आया? तो ये देखो ये कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड हम किसको बोलेंगे? न्यूट्रल एमिनो एसिड हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर जो नंबर ऑफ जो कार्बोक्सी ग्रुप और एमिनो ग्रुप क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जैसे आपको कोई कह दे कि एक ही क्या है कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और वन ही क्या है एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, एक न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अपने को जो दे रखे हैं ना, जैसे कि ग्लाइसिन दे रखा है, ठीक है, एलेनिन दे रखा है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, सिंपल से 2-4 कोई पढ़ लेना। उसके बाद इसने कहा एसिडिक एमिनो एसिड। ये कह रहा है अगर आपको कोई एमिनो एसिड ऐसा दिया है जिसमें 2 कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, और 1 क्या है एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। जैसे ग्लूटामिक एसिड दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ये अपने को क्या दिए हैं, एसिडिक एमिनो एसिड दिए हैं। फिर बात आती है बेसिक एमिनो एसिड की, जिसमें 2 एमिनो ग्रुप, यानी एमिनो ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और 1 कार्बोक्सी ग्रुप दिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिक एमिनो एसिड होगा। ठीक है, जैसे लाइसिन दे रखी है, ठीक है, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी ज़्यादा एक 2 एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ जो कार्बोक्सी और एमिनो ग्रुप की प्रेजेंस के बेस पे। ठीक है, फिर आगे बात की गई किसके बेस पे, फिर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन भी दिया है हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे। ह्यूमन बॉडी को ना कितने एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, ये कह रहा है कि अगर हम देखें तो एमिनो एसिड जो है ना, टोटल जो एमिनो एसिड है वो कितने होते हैं, 20 एमिनो एसिड्स हैं। कितने 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनको इसने क्या किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। समझ में आई बात? ये दोनों टाइप के अपने को दे रखे हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं, ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, यानी दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है, तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड है उनको जो ह्यूमन बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, ह्यूमन बॉडी खुद के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, कैन नॉट सिंथेसाइज इटसेल्फ। ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनकी फॉर्मेशन नहीं होती और इनको क्या है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, डाइट के थ्रू क्या होगा, इनको लेना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को इनको डाइट के थ्रू सप्लाई करना पड़ता है, तो उनको बोलते हैं क्या, एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, और दूसरे जो अपने को दे रखे हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी जिनको ह्यूमन बॉडी क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, इनको डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो इसका टेबल आपकी बुक में दिया है। ठीक है, तो उनमें वैसे आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पूछते, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ना ही आपके याद रहेगा। ठीक है, तो बस ये हो गए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेस। फिर आगे इसने बात की है किसकी, प्रोटीन की, कि प्रोटीन क्या होती है। ये कह रहा है कि प्रोटीन उसको बोलेंगे जिसके अंदर क्या है, जितने भी जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए, जिसके अंदर क्या है, जितने भी जो एमिनो एसिड है, यानी ऑल एमिनो एसिड क्या होंगे, राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। समझ में आया? तो वो क्या होगी, एक कंप्लीट प्रोटीन होगी। समझ में आया?
अगर कोई आपसे पूछे इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सी होगी, इसका मतलब जो जिस प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा क्या, वन और मोर जो एमिनो एसिड क्या होगी, उसमें डेफिशिएंसी होगी, मतलब एक या एक से ज़्यादा एमिनो एसिड की कमी होगी। ठीक है, यानी 20 के 20 या जो अपने को क्या चाहिए, ये जो 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है ये नहीं मिल रहे हैं, उनमें से एक दो एब्सेंट है, तो वो क्या होगी, इनकम्प्लीट प्रोटीन होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब देखो एमिनो एसिड के अंदर भी और हमें फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह इसकी दी हुई है। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने देखा कि ये अपने को एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि जो एमिनो एसिड है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ढंग से करें तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एक इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप है और एक क्या है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कि जब ये एमिनो एसिड का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, क्या लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इस एमिनो एसिड के जो ये कार्बोक्सी ग्रुप है ये क्या कर देगा, अपने प्रोटॉन का क्या कर देगा, लॉस कर देगा। समझ में आई बात? और एमिनो ग्रुप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आई? तो इसके अंदर आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, एक डाईपोलर मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, समझ में आया? तो ये एक डाईपोलर मॉलिक्यूल मिल रहा है जिसमें आपको एनायनिक और कैटायनिक पार्ट दोनों मिल रहे हैं। इसी डाईपोलर मॉलिक्यूल के कारण ये जो डाईपोलर मॉलिक्यूल जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्विट्राइन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो एमिनो एसिड होता है वो क्या शो करेगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। क्या शो करता है, ठीक है, क्या शो करेगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये साल्ट होता है, ना ये एसिड होता है और ना ही बेस है। ठीक है, तो मतलब ये एमिनो एसिड क्या होता है, एक तरह का साल्ट होता है जिसमें हमें पता है कि एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और बेस क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एक डाईपोलर आयंस बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे, ज्विट्राइन। और ये ज्विट्राइन जो होगा उसके कारण ये क्या शो करेगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि जो एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, वो ग्लाइसिन को छोड़ के, किसको छोड़ के, ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी एमिनो एसिड है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, चिरल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम देखें अगर ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लाइसिन के अंदर चिरल सेंटर एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? हमें पता है ये तो एमिनो ग्रुप तो है, इसमें कार्बोक्सी ग्रुप भी है, दो बॉन्ड तो कार्बन के डिफरेंट हो गए, बट दो लाइक एटम प्रेजेंट होने के कारण ये चिरल कार्बन नहीं है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, चिरल कार्बन होता है, तभी मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ में आ गया इतना? तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। समझ में आई?
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया, मैंने पहले नहीं बताई, मैंने सोचा पहले मेन बातें बताएं जो काम की है। ठीक है, तो अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, सिंपल सी है। फिजिकली अगर आप देखोगे तो जो एमिनो एसिड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं और क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, समझ में आया। और इनका हाई क्या होता है, मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, और दूसरा ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम स्टडी करते हैं। बाकी हमें पता है ये साल्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों के दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद जो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, ये तो हो गया क्या, एमिनो एसिड। ठीक है, तो देखो आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे या कल पढ़ें, क्योंकि प्रोटीन है ना वो आज तो कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों।